मध्यकाल में भारत जैसे विशाल और विविध उपमहाद्वीप पर शासन करना कोई आसान काम नहीं था। यहाँ की अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं और लोग अच्छे अच्छे साम्राज्यों के लिए एक चुनौती थे। कई आए और वक्त के साथ चले गए, लेकिन फिर आए मुगल, और उन्होंने न सिर्फ इस चुनौती को स्वीकारा बल्कि एक ऐसा शानदार साम्राज्य खड़ा किया जो कला, प्रशासन और सैन्य शक्ति का एक अनोखा संगम था। तो चलिए आज मुगलों की इसी असाधारण कहानी को और करीब से जानते हैं। अंदाजा लगाइए कि मुगलों का प्रभाव कितना गहरा रहा होगा कि आज भी भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर देश को उनके ही बनाए हुए लाल किले से संबोधित करते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये उस विरासत का प्रतीक है जो आज भी हमारे साथ है, हमारे इतिहास का एक अहम हिस्सा बनकर। आज हम कहां से कहां तक का सफर तय करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मुगलों के शाही वंश के बारे में, फिर उनके महान सम्राटों के दौर की बात करेंगे, उनकी शक्ति और कूटनीति के राज को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर ये मुगल थे कौन। अब ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि मुगलों की पहचान किसी एक वंश से नहीं बल्कि इतिहास के दो महान लेकिन बिल्कुल अलग अलग लड़ाकू वंशों के संगम से बनी थी। मुगल असल में दो महान योद्धा वंशों के वारिस थे। अपनी मां की तरफ से वो चंगेज खान के वंशज थे, वो मंगोल योद्धा जिसने चीन से लेकर मध्य एशिया तक अपना दबदबा कायम किया था। और अपने पिता की तरफ से वे तैमूर के वंशज थे, जो ईरान, इराक और आज के तुर्की का शासक था। सोचकर देखिए, इतिहास के दो सबसे बड़े विजेताओं का खून उनकी रगों में था। पर यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है, मुगल खुद को मुगल या मंगोल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खां को नाम लाखों लोगों के कत्लेआम से जुड़ा था। इसके बजाय उन्हें अपनी तैमूरी विरासत पर, यानी तैमूर का वंशज होने पर बहुत ज्यादा गर्व था। और इसकी एक खास वजह थी, उनके पूर्वज तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, और ये बात उनके लिए भारत पर शासन करने का एक मजबूत दावा पेश करती थी। तैमूर के लिए उनका गर्व इस तस्वीर में साफ झलकता है। जरा ध्यान से देखिए, बीच में तैमूर बैठे हैं और उनके चारों ओर उनके वंशज यानी मुगल बादशाह बैठे हैं। ये सिर्फ एक पारिवारिक तस्वीर नहीं है, ये एक तरह का राजनीतिक ऐलान है। ये तस्वीर ये बता रही है कि हम सब उसी महान तैमूर के वारिस हैं। तो आप जब हम उनकी जड़ों को समझ चुके हैं, तो चलिए अब उन महान शासकों और उनके सैन्य अभियानों की कहानी देखते हैं, जिन्होंने एक छोटी सी रियासत को भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े साम्राज्य में बदल दिया। इस साम्राज्य की कहानी शुरू होती है बाबर से। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे फरगना की गद्दी मिली, लेकिन जल्द ही उसे अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। कई साल भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया, और फिर 1526 में उसने भारत का रुख किया। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब सवाल ये उठता है कि बाबर की छोटी सी सेना ने दिल्ली के सुल्तान की इतनी बड़ी सेना को आखिर हराया कैसे? इसका राज था बाबर की आधुनिक युद्ध तकनीक। उसने पानीपत की लड़ाई में पहली बार तोपों और गोलाबारी का इतने असरदार तरीके से इस्तेमाल किया कि दुश्मन की सेना टिक ही नहीं पाई। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं, जिसका शासनकाल उतार चढ़ाव से भरा था। उसे शेर खान सूरी से हारकर भारत से भागना पड़ा। उसने ईरान में शरण ली, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और फिर सफावीद शाह की मदद से 1555 में उसने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और जीत के बस 1 साल बाद ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई। हुमायूं के बाद महज 13 साल की उम्र में मुगल सल्तनत की बागडोर उस शहजादे के हाथ में आई जिसे हम आज अकबर महान के नाम से जानते हैं। अकबर ने लगभग 50 सालों तक शासन किया। उसके लंबे शासनकाल को हम 3 हिस्सों में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं। अपने शासन के पहले दौर में अकबर ने साम्राज्य को मजबूत किया और चित्तौड़ और रणथंभौर जैसे बड़े राजपूत किलों को जीता। दूसरे दौर में उसने पूर्व की ओर रुख किया और गुजरात, बिहार और बंगाल जैसे अमीर इलाकों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और अपने शासन के आखिरी दौर में उसने उत्तर पश्चिम में कंधार और कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन तक साम्राज्य का विस्तार किया। ये एक सोची समझी और सफल रणनीति थी।
अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने उसकी नीतियों को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने मेवाड़ के साथ लंबे समय से चली आ रही लड़ाई खत्म की, तो शाहजहां ने दक्कन में मुगल प्रभाव को और बढ़ाया। लेकिन शाहजहां के आखिरी दिन अपने ही बेटों के बीच सत्ता के लिए हुए खूनी संघर्ष में बीते। इसके बाद आया औरंगजेब, जिसके समय में साम्राज्य अपनी सीमाओं के चरम पर पहुंच गया। लेकिन उसे उत्तर में सिखों से लेकर दक्कन में मराठों तक लगातार विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसने धीरे धीरे साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया। अब सवाल यह है कि मुगल इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को संभालते कैसे थे। इसका जवाब सिर्फ उनकी तलवार की ताकत में नहीं, बल्कि उनकी चतुर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में भी छिपा था। ये शक्ति और समझौते का एक बेहतरीन संतुलन था। देखिए, मुगलों की रणनीति बहुत साफ थी। जो भी राजा या शासक उनकी सत्ता को मानने से इनकार करता, उसके खिलाफ वे जंग छेड़ देते। लेकिन जो भी अपनी मर्जी से उनके साथ आ जाता, उसे वे न सिर्फ इज्जत देते, बल्कि अपने साम्राज्य में बड़े बड़े पद और जिम्मेदारियां भी सौंपते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजपूतों के साथ उनके रिश्ते। कई बड़े राजपूत घरानों ने अपनी बेटियों की शादी मुगल शाही परिवार में की। इससे उन्हें मुगल दरबार में ऊंचा दर्जा मिला और बदले में मुगलों को मिले शक्तिशाली और वफादार साथी, जिन्होंने साम्राज्य को स्थिर बनाने में बहुत मदद की। लेकिन यह संतुलन साधना हमेशा आसान नहीं था। जैसे जब मेवाड़ के राजपूतों ने हार मानी, तो अकबर ने उनके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया और उनकी जमीनें उन्हें लौटा दी। ये नीति कामयाब रही। वहीं दूसरी तरफ जब मराठा सरदार शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आए, तो उनका अपमान किया गया, और ये एक ऐसी बड़ी गलती साबित हुई जिसने दक्कन में दशकों तक चलने वाले एक अंतहीन युद्ध को जन्म दे दिया। वक्त के साथ साथ मुगल साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो सवाल ये है कि आखिर मुगल अपने पीछे हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनकी सबसे बड़ी और स्थायी धरोहर क्या है? आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि मुगलों की सबसे बड़ी विरासत कोई किला या महल नहीं, बल्कि उनका बनाया हुआ प्रशासनिक ढांचा था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उनकी मनसबदारी प्रणाली और जमीन से टैक्स वसूलने का तरीका इतना असरदार था कि मुगलों के बाद आने वाले शासकों, यहां तक कि अंग्रेजों ने भी उसे अपनाया और जारी रखा। और इसी के साथ हम अपनी बात को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, लाल किले पर। यह किला आज सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, बल्कि उस महान राजनीतिक और प्रशासनिक विरासत का प्रतीक है जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नई दिशा दी। तो आखिर में एक सवाल, ताजमहल जैसी अद्भुत वास्तुकला, एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, एक मिलीजुली संस्कृति या एक विशाल साम्राज्य का इतिहास, इन सब में से मुगल साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या होनी चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।